Hello, I'm your biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful sub platform Biology with Jishan Pojat. Yes, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था विद टॉपिक कॉकरोच और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अवर न्यू चैप्टर नेम बायोमोलिक्यूल्स. Biomolekules is a very important chapter from the NEET point of view. हर साल every year इस चैप्टर में से क्वेश्चन देखे गए हैं और आते रहते हैं क्वेश्चन. ये जो चैप्टर है थोड़ा लर्न करने वाला चैप्टर है. इसमें जो टेबल्स दी हुई है एनसीईआरटी में जो टेबल्स दी हुई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल्स है. तो बहुत अच्छे से करेंगे ये चैप्टर. एकदम ध्यान से करना ये चैप्टर. ठीक है. अच्छा चैप्टर है. आसान. हाँ, आसान इतना भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. मैं सिखाऊंगा अच्छे से, बस वो करते चलना. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से. ध्यान से देखना. सबसे पहले देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स और बेसिक बेसिक चीजें देखते हैं. आ जाओ. बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स आ जाओ स्टार्ट करें. चलो तुम लोग रेडी हो विथ नोटबुक्स एंड पेन. नोटबुक्स एंड पेन पेन पेन. स्टार्टिंग में करना ही पड़ता है. आ जाओ. बायोमोलिक्यूल्स. तुम लोगों को केमिस्ट्री में भी ये ऑर्गेनिक में भी ये चैप्टर है. लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है ना. तो देख लो ध्यान से. बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स इज अ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इन लिविंग टिश्यू. Biomolecules is a carbon containing molecule in living tissue. लिविंग टिश्यू में क्या क्या आ जाएगा? लाइक लिविंग टिश्यू में आ जाएंगे लाइक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड लास्ट इज फंगाई. ठीक है. तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स इज अ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इन लिविंग टिश्यू. कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इन लिविंग टिश्यू. एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो, फंगाई, इन सब में देखने को मिलेगा. अभी हमारी बॉडी में हमारे बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं देखो. क्या क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे सिखा. क्या क्या प्रेजेंट होते हैं देखो. कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सिलिकॉन. ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में लिविंग टिश्यू. और हमारी बॉडी में तो ये सब प्रेजेंट होते ही हैं. और किधर प्रेजेंट होते हैं? अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो these all are present in living tissue as well as in earth crust. है ना. अब किसका अमाउंट किस में ज्यादा है? लिविंग टिश्यू में ज्यादा है या फिर अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है? ये जो गिवन टेबल है एनसीईआरटी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोजन देखो. हाइड्रोजन किधर ज्यादा है? ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है. कार्बन किधर ज्यादा है? ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है. ऑक्सीजन किधर ज्यादा है? ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है. नाइट्रोजन किधर ज्यादा है? ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है ना. सल्फर किधर ज्यादा है? ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है. सोडियम किधर है? अर्थ क्रस्ट में. सोडियम ज्यादा किधर है? अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है. कैल्शियम भी किधर? अर्थ क्रस्ट में. फिर मैग्नीशियम भी किधर? अर्थ क्रस्ट में. और सिलिकॉन भी किधर? अर्थ क्रस्ट में. तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अगर इन पांचों का देखेंगे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनका अमाउंट ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होता है कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट. लेकिन देखोगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इनका अमाउंट अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होता है कंपेयर टू
ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो कि याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हाँ। फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम? एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ केमिकल, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, एनालिसिस करते हैं अभी किसका? ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो, समझ लो मैंने क्या ले लिया है, एक लीफ ले लिया। क्या ले लिया? एक लीफ। और एक कोई भी स्मॉल एनिमल का मैंने क्या ले लिया है? लिवर ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? एक लीफ है और ये टिश्यू, इसको मैंने ऐड कर दिया किसके साथ? किसके साथ? इनको मैंने ऐड कर दिया विथ Cl3 CCOOH। इसका क्या नाम होता है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर क्या किया? दोनों को मिला के मैंने ग्राइंड कर दिया। फिर ग्राइंड के बाद एक पेस्ट बन गया। फिर इसको क्या किया मैंने? फिल्टर किया। क्या किया? फिल्टर किया। कैसे फिल्टर किया? देखो, समझ लो ये क्या है? ये मेरा एक कंटेनर है, इसके ऊपर मैंने क्या रख दी? छानी। जैसे हम दूध को छानते हैं, चाय को, किसको भी। तो और इसके ऊपर मैं क्या रख रहा हूं? ये मैंने क्या रख दिया? छानी रख दी। ठीक है, आ जाओ, है ना? मैंने क्या कर रहा हूँ? इसमें से छान रहा हूँ। अभी कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो ऊपर ही रह जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो ऊपर ही रह जाएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो कि अंदर आ जाएंगे, है ना? कुछ बाहर ही रहेंगे जो कि नहीं आएंगे नीचे, जो कि फिल्टरेट नहीं होंगे। तो जो बाहर ही रह गए हम उनको क्या बोलते हैं? रिटेंटेड। क्या बोलेंगे? रिटेंटेड। क्या बोलेंगे? रिटेंटेड एसिड इनसॉल्यूबल, एसिड इनसॉल्यूबल पूल। और जो अंदर आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट एसिड सॉल्यूबल पूल। तो देखो, अभी दो टाइप के हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल एंड एसिड इनसॉल्यूबल पूल। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। अब देखो, मैं एसिड सॉल्यूबल पूल और एसिड इनसॉल्यूबल पूल दोनों बता रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है कि मैं तुमको डिस्टिंग्विश बना के बता पाऊं। तो मैं सिंगल सिंगल लिख रहा हूं, पहले एसिड सॉल्यूबल पूल समझा रहा हूं, फिर एसिड इनसॉल्यूबल बता रहा हूं। लेकिन तुमको कैसे नोट्स बनाने हैं? तुम लोग बीच में लाइन बनाओ, इधर एसिड सॉल्यूबल लिखो, इधर एसिड इनसॉल्यूबल लिखो। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ एसिड सॉल्यूबल पूल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या स्टार्ट करते हैं? एसिड सॉल्यूबल पूल। जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। इसमें क्या होता है? 18 टू 800। कितना वेट होता है इसमें? 18 टू 800 डेल्टन, लेस देन 1000 डेल्टन, लेस देन 1000 डेल्टन। ठीक है, अब ये जो स्मॉल स्मॉल होते हैं, तो स्मॉल स्मॉल होते हैं तो इसके लिए क्या बोलते हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखो, सेल, सेल के चैप्टर में सीखा था। सेल, सेल में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म, जहां पे क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है। और क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनेल्स।
तो जो सेल का साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होता है ना, वो भी इसके अंदर आता है। साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन विदाउट ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स नहीं, विद आउट ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेन और क्या आते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। और क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। एग्जांपल क्या है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, सल्फेट एंड फॉस्फेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, हाँ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। नेक्स्ट इसको देखते हैं, तुम लोग डिस्टिंग्विश बना के लिखना, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जो कि है 10,000 डेल्टन। जिसका क्या है 10,000 डेल्टन। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 10,000 डेल्टन। ठीक है, अभी ये तो बहुत लार्ज है ना। ये क्या थे, ये तो स्मॉल थे, लेकिन ये क्या है, लार्ज है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और अब देखो, सेल में मैंने जैसे बोला कि साइटोप्लाज्म रहता था जहां पे केमिकल रिएक्शंस होती थी और कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती थी। एसिड सॉल्युबल पूल में क्या आया, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। लेकिन एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या आ जाएगा, ऑर्गेनेल्स। क्या आएंगे, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब एसिड सॉल्युबल पूल का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 18 to 800 डेल्टन। और एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजें जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 10,000 डेल्टन, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो देखो, अब सिंपल शुगर किसके अंदर आएगा, एसिड सॉल्युबल पूल। और सिंपल शुगर से क्या बनेंगे ज्वाइंट होके होके, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसके अंदर आएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल। फिर अमाइनो एसिड से ज्वाइंट होके होके क्या बनता है मेरा, प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये किधर आएगा, एसिड सॉल्युबल पूल। और ये किधर आएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल। समझ गए, अरे भाई ऐसा और नो। फिर एक एक्सेप्शन की बात करते हैं, जो कि देखो, अभी एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल जिसका वेट कितना होता था, 10,000 डेल्टन होता था। लेकिन इसके अंदर क्या आता है, लिपिड्स आते हैं। क्या आते हैं, लिपिड्स, जो कि क्या है, एक्सेप्शन। क्या है, लिपिड्स एक्सेप्शन। लिपिड्स का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखूंगा तो इनका जो साइज है वो 800 डेल्टन से भी क्या है, कम है। अभी इतना कम है तो इसको किसके अंदर आना चाहिए था, सॉल्युबल के अंदर आना चाहिए था। लेकिन ये किधर आ रहा है, इनसॉल्युबल के अंदर आ रहा है। अरे भाई ऐसा और नो, इनसॉल्युबल के अंदर आ रहा है इतना कम होने के बाद भी। क्यों, क्योंकि जब इनको हम ग्राइंड करेंगे, जब इनकी हम ग्राइंडिंग करेंगे तो लिपिड्स क्या फॉर्म करते हैं, वेसिकल्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, जो कि नॉट वाटर
सॉल्युबल, जो कि ये सॉल्युबल क्या है, नहीं है ना। तो देखो, एसिड इनसॉल्युबल पूल लिपिड्स, अगर लिपिड्स की कोई भी बात करे तो ये कहां पे आएंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएंगे। एक्सेप्शन है ये, इसका साइज क्या है लेकिन बहुत कम है, लेस देन 800 डेल्टन। जब इनको लिपिड्स को ग्राइंडिंग करोगे तो ये वेसिकल्स फॉर्म करेंगे, और ये जो वेसिकल्स है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसके लिए ये इनसॉल्युबल पूल में आता है। समझ गए, समझ गए। एसिड सॉल्युबल पूल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल आ गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखोगे तो एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका कैसे एनालिसिस करते हैं देखते हैं, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो कैसे करते हैं, आ जाओ। देखो इधर भी मैंने क्या ले लिया, लीफ ले लिया, और क्या ले लिया, लिवर। ये क्या है, लिविंग टिश्यू। फिर क्या किया, इसका वेट वेट, वेट वेट के बाद इसको ड्राई किया, तो क्या हो गया ये ड्राई वेट। पहले वेट वेट, फिर उसको ड्राई किया तो क्या हो गया ड्राई वेट। फिर इसके बाद इसको क्या कर दिया हमने, बर्न। क्या कर दिया, बर्न कर दिया। जब इसको मैंने बर्न किया, जब इसको हमने बर्न किया, है ना, बर्न किया इसको मैंने, तो ऑल कार्बन कंटेन, all carbon containing compounds, all all carbon containing compounds क्या हो गए, ऑक्सीडाइज। क्या हो गए, ऑक्सीडाइज। और फिर मेरे पास ये क्या बन गया, एश। क्या बन गया मेरे पास, एश। एश क्या है, ये एक मेरा इन ऑर्गेनिक। फिर इसको लैब में लेके गए और क्या किया, फिर इसका एनालिसिस किया, हाँ ना। अब देखो एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक की, वो ये है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, कंपाउंड्स लाइक NaCl, CaCO3, PO4, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, ये सब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इधर मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट फॉर नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अभी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बस मेटाबोलाइट्स करते हैं और फिर डन करते हैं आज का। मेटाबोलाइट्स, 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 ओके। दो टाइप के होते हैं इसमें भी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर से तुम लोग डिस्टिंग्विश बना के लिखोगे, लेकिन मैं सेपरेटली बताऊंगा। प्राइमरी, मैं क्यों बोल रहा हूँ डिस्टिंग्विश बना के लिखोगे, क्योंकि जब समझो कोई भी कोचिंग में मॉक है, रिवाइज करना है चैप्टर, तो डिस्टिंग्विश रहेगा ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी को तुम कंपेयर करके सीखोगे ना, तो ज्यादा आसानी से होगी। तो मैं तो अभी बता ही रहा हूँ, लेकिन नोट्स में तुम डिस्टिंग्विश बना के लिखो तो इजी पड़ेगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट, आ जाओ। अब देखो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
organic compounds required organic compounds required for प्राइमरी या फिर मेजर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या क्या एग्जाम्पल है इसमें? एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें? फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, लिपिड फोटोसिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये सब आते हैं इसमें। फोटोसिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और क्या क्या है इसमें? और क्या एग्जांपल्स हैं इसके? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, हीम, अमाइनो एसिड्स, शुगर, ये सब। और क्या बोलता है? अभी देखो, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इनका फंक्शन क्या होता है पता रहता है हमको। तो आइडेंटिफिएबल 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 फंक्शंस। रोल, इनका जो रोल होता है, काम, रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इनका जो रोल होता है, रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। आ जाओ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं लाइक प्लांट, प्लांट, फंजाई, माइक्रोब्स। अभी इसमें जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डायरेक्ट रोल नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नो डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ। इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। नो डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ, नो डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ। रोल अरे अरे, ये क्या लिख रहा हूँ? थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ना। इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। नो डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ। कोई ग्रोथ में डायरेक्ट रोल नहीं होता है। होस्ट में इनका रोल कुछ क्लियर नहीं है। रोल इन होस्ट इज नॉट क्लियर। ये ह्यूमन वेलफेयर में काम आते हैं। इसके लिए ह्यूमन वेलफेयर, और इनकी वजह से क्या आता है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल क्या है इधर? स्पाइसेस, रबर,
एंड पिगमेंट्स, ये सब। ठीक है, तो ये होता है मेरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कर लिए और यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कर लिए, बस। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना। बाकी मिलते हैं फिर कल कल के लेक्चर में और आगे की चीजें सीखेंगे, है ना। फर्स्ट लेक्चर है ऑफ दिस चैप्टर, तो ड्यूरेशन शायद से तो कम ही है। हाँ, बाकी अगर अभी तक किसने नहीं देखा है फ्रॉग, कॉकरोच, एनिमल टिश्यू, वो मैंने खत्म कर दिया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर इज डन फ्रॉम माय साइड। प्लीज अगर किसी की एनसीईआरटी रीडिंग बची हुई है या किसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस बची हुई है, लेक्चर्स कुछ कुछ मिस हो गए थे, तो प्लीज जाके उसको कंप्लीट कर लो पहले, और फिर ये चैप्टर करना, है ना। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज हिट बेल आइकन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाकी मिलते हैं कल, बाय बाय।